गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो अपना नया टॉपिक है VSEPR सिद्धांत, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इसके आधार से जो अपनी एग्जाम होगी उसके अंदर कोई ना कोई एक टॉपिक आएगा ही, इतना ध्यान में रखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले जो VSEPR सिद्धांत है वह दिया किसने, उसकी बात करते हैं। तो सन 1940 के अंदर सिज्विक और पोवेल नाम के वैज्ञानिकों ने जो केंद्रीय परमाणु की संयोजकता कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बीच जो प्रतिकर्षण की घटना होती है उसका अभ्यास किया। कौन से वैज्ञानिक ने? सन 1940 के अंदर सिज्विक और पोवेल ने क्या किया था? तो जो परमाणु होता है, केंद्रीय जो परमाणु होता है, उनकी बाह्यतम कक्षा यानी संयोजकता कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके आधार से जो प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण से जो अणु के आकार में जो विचलनताएं आती है उसका अभ्यास किया सिज्विक और पोवेल। बाद में सन 1957 में नाइहोल्म और गिलेस्पी ने इसके बारे में विकसित किया था। यह जो सिद्धांत है उसको विकसित किसने किया था? तो सन 1957 में नाइहोल्म और गिलेस्पी ने विकसित किया। यह 2 पॉइंट ऐसे हैं जो मैंने बोर्ड पे लिखे नहीं है, जो आपको लिखने हैं। अब जगह कम होने के कारण मैंने बोर्ड पे वह दर्शाए नहीं, लेकिन जब भी VSEPR सिद्धांत की आप शुरुआत करोगे तो यह 2 पॉइंट आने चाहिए। सबसे पहला, सन 1940 के अंदर सिज्विक और पोवेल ने यह सिद्धांत बताया। क्या बताया सिद्धांत के बारे में? तो जो संयोजकता कक्षा के, जो केंद्रीय परमाणु की संयोजकता कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच जो प्रतिकर्षण की जो घटना होती है उसके बारे में बताया। उसका भी अभ्यास भी हम करेंगे। और यह जो सिद्धांत जो उन्होंने बताया वह सन 1957 में नाइहोल्म और गिलेस्पी ने उसको विकसित किया। अब सिद्धांत क्या है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, और उसका एक एग्जाम्पल के आधार पे मैंने 3 स्ट्रक्चर लिखे, उसके आधार से पढ़ा। तो सबसे पहला जो अपना जो था अणु की आकृति, यह अणु की आकृति है। तीनों अणु की आकृति में जो केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित, केंद्रीय परमाणु कौन है? कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तीनों अणु के तीनों भिन्न भिन्न केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित एकाकी युग्म और केंद्रीय परमाणु के आसपास आबंधित युग्म के बीच प्रतिकर्षण होता है। अब एकाकी युग्म किसे कहते हैं और आबंधित युग्म किसे कहते हैं वह सबसे पहले समझा देता हूँ। अगर केंद्रीय परमाणु पर ये जो इलेक्ट्रॉन सारे है उसे हम एकाकी युग्म यानी कि जो आबंध बनने में जिसका इस्तेमाल नहीं हुआ है, जिसका आबंध बनने में इस्तेमाल नहीं हुआ है और केंद्रीय परमाणु के ऊपर हो, उसे एकाकी युग्म कहा जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बंध बनाता है उससे हमने सहसंयोजक आबंध कहा था। उसी सहसंयोजक आबंध को आबंध युग्म कहा जाता है। 2 शब्द समझ गए? एकाकी युग्म यानी कि जो अणु के अंदर बंध बनने में जिनका सहभागीदारी नहीं हुई हो, ऐसे इलेक्ट्रॉन को, जैसे कि नाइट्रोजन की बाह्यतम कक्षा में बच्चों कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो 5 में कितने बंध बनाने में चले गए? 3, 2 बचे। तो ये जो 2 बचे उसे हम उस इलेक्ट्रॉन के लिए क्या नाम रखा? एकाकी युग्म। एकाकी युग्म, अब 2 इलेक्ट्रॉन कह सकते हो या एकाकी युग्म कह सकते हो। और यह अबंधकारक यानी कि जो बंध बनाने में इस्तेमाल हुए नहीं, ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम एकाकी युग्म कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन के ऊपर कितने एकाकी युग्म है? 2। अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, जो बंध बनाने में इस्तेमाल हुए नहीं, लेकिन कितने एकाकी युग्म है? तो 2। इसे एक एकाकी युग्म कहा जाएगा, इसे दूसरा कहा। और आबंधित युग्म, तो ये जो बंध बन चुका है उसे हम क्या कहते हैं? आबंधित युग्म। ठीक है, तो वही बात आ जाती है कि अणु की आकृति में केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित एकाकी युग्म और उनके आसपास जो आबंधित युग्म पर आधार रहता है। अब उसके ऊपर ही क्यों आधार रहा? पहला पॉइंट था कि जो एकाकी युग्म और आबंधित युग्म पर आधार रहता है, भाई उसके ऊपर क्यों आधार? क्योंकि उन्हीं के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। तो ये अपना दूसरा पॉइंट आ गया। केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के प्रति प्रतिकर्षण दर्शाते हैं। यानी कि यह जो संयोजक आबंध
संयोजकाबंध और यह संयोजकाबंध एक दूसरे के बीच क्या दर्शाते हैं? प्रतिकर्षण दर्शाते हैं बच्चों। क्या दर्शाता है? प्रतिकर्षण। इन दोनों के बीच भी क्या होता है? प्रतिकर्षण। यह एकाकी युग्म और आबंधित युग्म दोनों के बीच में भी क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। यह दोनों एकाकी युग्म दोनों के बीच में भी क्या होगा? प्रतिकर्षण। भाई प्रतिकर्षण क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो अप्रवृत्ति है वह ऋणात्मक होती है। इलेक्ट्रॉन होता है वह क्या होता है? ऋणात्मक। अगर ऋणात्मक पास में आएंगे, तब क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। तब बच्चों क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यह जो सहसंयोजकाबंध और यह भी सहसंयोजकाबंध जिसको हमने आबंधित युग्म कहा, यह दोनों के बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। यह एकाकी युग्म और यह आबंधित युग्म दोनों के बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। यह एकाकी युग्म उन दोनों के बीच में भी क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। और यह जो एकाकी युग्म और आबंधित युग्म के बीच भी प्रतिकर्षण होगा। ऐसा नाइनहोल्म और गिलेस्पी, सिज़िक और पोवेल ने बताया। भाई ऐसा क्यों होता है वो भी मैंने आपको बताया। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन से ये सब है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और जब ऋणात्मक चार्ज के नजदीक आएगा तब क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। नेगेटिव और पॉजिटिव हो वो आकर्षण होता है, लेकिन अगर दोनों नेगेटिव चार्ज नजदीक आ जाए तो बच्चों क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। इसीलिए यहाँ पे आपको दूसरे पॉइंट ऐसा बताया, केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के प्रतिकर्षण करते हैं। यानी कि ये सभी क्या करेंगे? प्रतिकर्षण करेंगे। जितने भी आबंधित युग्म हैं और एकाकी युग्म हैं वो एक दूसरे के बीच क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है जो हम ऋणात्मक दर्शाते हैं और ऋणात्मक के बीच प्रतिकर्षण होता है। अब प्रतिकर्षण होने से क्या होगा भाई मान लो कि ये जैसे कि दो पेन है, दोनों के बीच प्रतिकर्षण होगा तो वो क्या जाएंगे? एक दूसरे से दूर जाएंगे। क्या जाएंगे? एक दूसरे से दूर जाएंगे। और कब तक दूर जाएंगे? जब तक प्रतिकर्षण खत्म ना हो जाए तब तक। दूर कब तक जाएंगे? जब तक प्रतिकर्षण खत्म ना हो जाए तब तक। यानी मान लो कि दोनों के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण होगा तो एक दूसरे से दूर जाएंगे। और दूर कब तक जाएंगे? जब तक प्रतिकर्षण खत्म ना हो जाए तब तक। यानी कि तब वह दूर एक दूसरे से दूर स्थित हो जाएंगे। तब वह दूर एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? स्थित हो जाएंगे। वही चीज यहाँ पे तीसरे और चौथे पॉइंट में आपको बताइए। प्रतिकर्षण के पश्चात वह अधिकतम दूरी तय करते हैं। यानी जब प्रतिकर्षण होगा तो प्रतिकर्षण के बाद वह क्या होगा? अधिकतम दूरी। यानी कि ये सभी ये हाइड्रोजन वाला बने और ये बने एक दूसरे से क्या जाएंगे? दूर जाएंगे। वैसे भी ये दोनों एक दूसरे से क्या जाएंगे? दूर जाएंगे। यहाँ पे भी देख सकते हैं एकाकी युग्म और आबंधित युग्म एक दूसरे से कहाँ जाएंगे? दूर जाएंगे। कब तक दूर जाएंगे? जब तक प्रतिकर्षण होगा तब तक। और एक समय ऐसा आएगा कि प्रतिकर्षण होगा नहीं, तब वह क्या हो जाएगा? स्थिर। यह भी पहले तो दोनों एकाकी क्या होगा? इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण होगा। और जब इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण होगा तब वह एक दूसरे से क्या जाएंगे? दूर जाएंगे। और कब तक दूर जाएंगे? जब तक प्रतिकर्षण कंप्लीट ना हो जाए तब तक। आगे देखते हैं कि वह अधिकतम दूरी पर क्या हो जाएंगे? स्थिर हो जाएंगे। और आगे आपको बता इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच ये जो प्रतिकर्षण होता है वो निम्न अनुसार होता है। अब एलपी लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, एलपी को हम क्या कहते हैं? लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन इंग्लिश में कहा जाता है। अगर हिंदी में कहेंगे तो एलपी का अर्थ होता है एकाकी युग्म। हिंदी में क्या होगा? एकाकी युग्म। एलपी का मतलब एकाकी युग्म, एकाकी युग्म। और बीपी का मतलब होता है आबंधित युग्म। यानी सबसे अधिक प्रतिकर्षण कहाँ होगा? एकाकी युग्म और एकाकी युग्म। कहाँ पे होगा? एकाकी युग्म और एकाकी युग्म। उसके बाद एकाकी युग्म और आबंधित युग्म के, और उसके बाद बॉन्ड पर यानी कि आबंधित और आबंधित। यानी ये जो दोनों आबंधित है उनके बीच प्रतिकर्षण की मात्रा क्या होगी? कम। उससे ज्यादा बॉन्ड पेयर में। और सबसे अधिक प्रतिकर्षण कहाँ होगा? दोनों एकाकी युग्म हो तो उनमें प्रतिकर्षण की मात्रा क्या होगी? सबसे ज्यादा। यानी प्रतिकर्षण कहाँ सबसे अधिक होता है और कहाँ सबसे कम होता है वह बता दिया आपको। तो सबसे अधिक कहाँ होगा? जहाँ पे दोनों एकाकी युग्म अगर एक साथ हो तो वहाँ प्रतिकर्षण सबसे अधिक होगा।
और केवल बॉन्ड पेयर हो तो वहां पे प्रतिकर्षण की मात्रा बच्चों क्या होगी, कम। दोबारा इसके बारे में बता देता हूँ। ये घर में आपको कोई एक अणु याद रखना है और इसके ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले जो पॉइंट है केंद्रीय परमाणु की जो आकृति, अणु की आकृति पर जो केंद्रीय परमाणु है उनके ऊपर केंद्रीय परमाणु एक एकाकी युग्म उपस्थित होता है, या तो उसके आसपास जो आवंटित युग्म होता है उसके ऊपर आधार दर्शाता है। अब आधार दर्शाने से क्या होगा, तो वह जो एकाकी युग्म और आवंटित युग्म जो ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन अब्र ऋणात्मक होने के कारण उनके बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। उनके अंदर क्या होता है, प्रतिकर्षण होने से क्या होता है बच्चों, तो प्रतिकर्षण होने से वह अधिकतम दूरी तय करता है। प्रतिकर्षण होने से क्या होता है, अधिकतम दूरी तय करता है। अधिकतम दूरी तय करने के बाद क्या होगा, तब वो स्थिर हो जाएगा। और यह 4 पॉइंट खत्म हो जाने के बाद 5वां पॉइंट कहाँ पे प्रतिकर्षण ज्यादा होता है, तो लॉन पेयर में सबसे अधिक, उसके बाद लॉन पेयर में उससे कम होगा, और लॉन पेयर में भी सब कम का होगा, लॉन पेयर। दोबारा बता दूं, लॉन पेयर यानी कि आबंधित युग्म, लॉन पेयर एलपी यानी कि एकाकी युग्म। 4 पॉइंट याद रखने। पहला पॉइंट था केंद्रीय परमाणु के आसपास जो एकाकी युग्म और आबंधित युग्म उसके ऊपर आधार दर्शाता है। भाई उसके ऊपर क्यों दर्शाता है, दूसरे में बताएंगे कि वो दोनों के बीच तो प्रतिकर्षण होता है। फिर तीसरा पॉइंट, प्रतिकर्षण होने के बाद प्रतिकर्षण होगा तो फिर क्या होगा, वह एक दूसरे से दूर जाएंगे। भाई दूर जाने के बाद क्या होगा, तो जितना प्रतिकर्षण होगा तब तक वह दूर जाएंगे, बाद में क्या हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। फिर पांचवा पॉइंट आएगा कि जो कितना और कहाँ प्रतिकर्षण होता है, यानी ये 5 पॉइंट आपको प्रेजेंट करने हैं। आगे और भी फिर से एक बार रिवीजन कर देता हूँ। सबसे पहले क्या बताएंगे, केंद्रीय परमाणु पर जो एकाकी युग्म होता है और आबंधित युग्म है उसके ऊपर आधार दर्शाता है। दूसरा, अब उनके ऊपर क्यों आधार दर्शाता है यह सवाल, क्योंकि वो दोनों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण। ये अपना दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, प्रतिकर्षण होने से क्या होगा, भाई प्रतिकर्षण होने से क्या होता है, आप तीसरा पॉइंट जानते हैं कि वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। अब दूर जाएंगे तो क्या होगा, फिर दूर जाए जब प्रतिकर्षण खत्म हो जाए तो कहीं फिर वो क्या हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। चौथा पॉइंट प्रतिकर्षण हो गया। अब प्रतिकर्षण कहाँ अधिक होता है और कहाँ कम होता है वो उसका क्रम बता दो। यह इस तरह की बात जो अपने अणु के अंदर भी बताते हैं। जहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने एक मीथेन अणु लिया, मैंने एक एमोनिया का अणु लिया और मैंने H2 का अणु। यहाँ पे हम कह सकते हैं यह जो हाइड्रोजन और ये जो उन दोनों के बीच का जो कोण है वो 109 डिग्री 28 का है। कितना है, 109 डिग्री 28 का। यानी ये आबंध और ये आबंध युग्म के बीच क्या होता था, प्रतिकर्षण। कब तक होगा, जब तक एक दूसरे के प्रतिकर्षण खत्म नहीं हो, वहाँ पे वह क्या हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। वैसे ही यह जो एकाकी और ये आबंधित इन दोनों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। यहाँ पे भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अब इसका जो संकरण देखेंगे तो कार्बन का क्या आएगा, sp2, इसका भी क्या आएगा, sp2, इसका भी क्या आएगा, sp2। तीनों का संकरण क्या है, sp3, लेकिन तीनों का आकार भिन्न भिन्न है बच्चों। इसका 109 डिग्री 28 कला था। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण होगा और आबंध और आबंध के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और एक समय ऐसा आएगा कि प्रतिकर्षण होगा नहीं, तब तक वह एक दूसरे से क्या होंगे, दूर स्थित हो जाएंगे। तब इनका जो आबंध का कोण होता है वह कितना होगा, 160। कितना होगा, देखो संकरण समान है, संकरण क्या है, समान है, लेकिन कोण बदला। कोण क्यों बदला, क्योंकि जो आबंधित और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच प्रतिकर्षण होने के कारण यहाँ पे उसका जो आबंध का कोण है वह क्या हो गया, बदल गया। वैसे अगर H2 में देखेंगे तो सबसे पहले ये बॉन्ड लॉन पेयर जो इलेक्ट्रॉन है वह एक दूसरे से दूर जाएंगे, वह एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, दूर जाएंगे। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, प्रतिकर्षण। यानी वह दूर स्थित होंगे और दूर स्थित होने के बाद फिर इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण होगा। अब जब लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के अंदर तो ये जो हाइड्रोजन है थोड़ा कहाँ आएंगे, दोनों अंदर की ओर आएंगे। थोड़ा कहाँ आ जाएंगे, अंदर की ओर आएंगे। क्यों अंदर की ओर आएंगे, क्योंकि जो एकाकी या लॉन पेयर में हुआ तो वह दोनों दूर जाएंगे, फिर इन दोनों के बीच होगा तो वह थोड़ा दोनों तरफ से अंदर की ओर। और इसीलिए जो H2O होता है उसका आबंध का कोण 104.5 डिग्री है। आप देख सकते हो तीनों का संकरण समान।
sp3 sp3 sp3, लेकिन तीनों के आबंध के कौन बच्चों क्या है, भिन्न भिन्न है। क्यों भिन्न भिन्न है? क्योंकि जो प्रतिकर्षण होता है लॉन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, यहाँ H2O के अंदर लॉन पेयर प्रतिकर्षण भी हुआ और लॉन पेयर बॉन्ड पेयर भी प्रतिकर्षण हुआ और बॉन्ड पेयर भी हुआ, इसलिए उसका सबसे कम बंध कोण अंदर की ओर ढला हुआ 104 बन रहा है। जबकि इसके अंदर देखेंगे तो लॉन पेयर बॉन्ड पेयर NH3 के अंदर प्रतिकर्षण होता है, उसका बंध कोण कितना हुआ 160। जबकि अगर CH पर मीथेन में देखेंगे तो केवल वहां पे कौन सा होता है, बॉन्ड पेयर होता है। अब इसी VSEPR सिद्धांत के अणु के आधार से उसको हमने दो वर्ग में बांट दिया। यह जो आपको मैंने ये मीथेन, एमोनिया और H2O के बारे में लिखा है वो पीछे लिखा है। आपको VSEPR सिद्धांत इतना दर्शाना है, फिर अब जो आगे मैं बताऊंगा वो बताऊंगा, यह चीज आपको अंत में बताऊंगा। अब VSEPR सिद्धांत के जो अणु को दो वर्ग में बांटा है। दो वर्ग कौन से? तो केंद्रीय परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जिसमें हो और जिसमें ना, ऐसे दो वर्ग में हमने बांट दिया। जैसे कि CH4 आप देख रहे हो यह केंद्रीय परमाणु है, CH4 में कार्बन क्या है, केंद्रीय परमाणु, लेकिन उसके ऊपर कोई एकाकी युग्म नहीं, चारों के चारों तो वो तो क्या है, आबंधित है। लेकिन अगर NH3 देखेंगे तो उसके ऊपर क्या है, एकाकी युग्म है। अब उस तरह से मैं दोनों वर्ग में बांट दिया है। अब BCl की अगर मैं बात करूं तो उसका इस तरह से आएगा BCl, इसका जो बंध कोण 180 आएगा और इसका जो इसका जो आकृति बनेगी वो कैसी बनेगी, देखिए BF, दूसरा मैं क्या बता रहा हूँ BF, आप देख सकते हो BF3 में भी यह मैं ऐसे अभी पहला पॉइंट में आपको दर्शा रहा हूँ जिनके ऊपर केंद्रीय परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। और बेरिलियम की परमाणु क्रमांक जो 4 है, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक क्या है, 4 है। उसकी बाह्यतम कक्षा में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो वो दोनों जोड़ गए, कोई भी एकाकी युग्म। वैसे बोरॉन का परमाणु क्रमांक कितना है बच्चों, 5 है, लेकिन उसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, और तीनों जुड़ गए, एकाकी युग्म नहीं। इसका जो आकार होगा वो होगा त्रिकोणीय, समतलीय, क्या आएगा, त्रिकोणीय समतलीय आएगा। CH4 जिसका चित्र मैंने ऊपर ही बता दिया, इसका जो आकार आएगा वो क्या आएगा, चतुष्फलक, क्या आएगा, चतुष्फलक। CH4 का आकार बच्चों क्या आएगा, चतुष्फलक। अब PCl यहाँ पे भी देख सकते हो एकाकी युग्म केंद्रीय परमाणु पर नहीं। PCl के अंदर मैं बच्चों बता देता हूँ, यह PCl, इसका जो आकार होगा वो होगा त्रिकोणीय, क्या आएगा, त्रिकोणीय द्विपद। यहाँ फास्फोरस की बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है और पांचों क्लोरीन के साथ जुड़े, यानी एक भी एकाकी युग्म नहीं। अब ऐसे अणु की बात करेंगे जिसमें जो एकाकी युग्म हो, ठीक है। यह जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा बच्चों। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, VSEPR सिद्धांत अगर पूछा जाए तो पहले इतनी लिखावट आपको लिखनी है, इससे पहले आपको ये भी लिखना है सन 1940 के अंदर सिज्विक और कोवेल ने सहसंयोग बंध जो संयोजकता को उसके इलेक्ट्रॉन के प्रतिकर्षण का अभ्यास करके यह सिद्धांत दिया। उसके बाद सन 1957 में नाइनहॉम और ब्लेस्की ने उसको विकसित किया। यह पॉइंट दर्शाने के बाद इतनी चीजें आपको लिखनी, फिर यह चीजें लिखनी। यह मैंने आपको आगे से समझा दिया है यह टॉपिक के साथ, क्योंकि यही चीज जब पीछे आएगी, लेकिन टॉपिक के साथ समझाने पर थोड़ा अच्छे से समझ में आता है, इसलिए उसके साथ साथ समझाएंगे। यानी ये सिद्धांत में किसने खोजा वो पहले लिखो, फिर यह 5 पॉइंट लिखो। 5 पॉइंट लिखने के बाद इतने पॉइंट आपको दर्शाने, यानी यहाँ लिखा और VSEPR सिद्धांत की अगर 3 नंबर में हो तो कंप्लीट हो जाए, लेकिन सिद्धांत और आगे भी है वह भी हम देखते हैं। VSEPR सिद्धांत के आधार से CH4 के बारे में समझाओ तो ये जो मैंने बोला था वो आपको समझाना पड़ेगा। VSEPR सिद्धांत के आधार से NH3 अणु के बारे में समझाओ तो जो आबंध का कोण है, संकलन है, उसका आकार वह आपको बताना होगा, ठीक है। आगे की बात हम देखते हैं। जो आगे का है वो हम देखते हैं, जिन केंद्रीय परमाणु पर
एकाकी युग्म हो। ऐसे बहुत से मैंने जैसे दर्शाए हैं उदाहरण के आधार से। उन अणु का प्रकार बताना है, आबंधित युग्म की संख्या बतानी है, एकाकी युग्म की संख्या बतानी है, उनकी इलेक्ट्रॉन युग्म की व्यवस्था भी बतानी है और उसकी आकृति किस तरह की वह बतानी है। शुरुआत हम करते हैं SO2 से। तो बच्चों ध्यान में दीजिए, यह SO2 का जो चित्र है इस तरह से हमने बता दिया है। जो SO2 का जो चित्र है उसको हमने इस तरह से बता दिया है। अब SO2 के अंदर यहाँ पे सल्फर जो परमाणु था अपना, सल्फर परमाणु की जो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, जिसमें से जुड़े कितने 1 2 3 4, बचे कितने 2। या वैसा ही अगर ओजोन का भी आप बता सकते हो O3, तो उसमें भी यही आएगा। सल्फर के स्थान पे क्या रखोगे आप ऑक्सीजन, तो भी कितने बच्चों आएंगे 2। अब अणु का प्रकार जो S होता है, केंद्रीय परमाणु को हम A से दर्शाते हैं। बच्चों केंद्रीय परमाणु को हम कैसे दर्शाते हैं A से, और उसके साथ जुड़े हुए जो तत्व है उसे हम कैसे दर्शाते हैं B से। यानी कि ये जो ऑक्सीजन है सल्फर के साथ जुड़ा हुआ है, आसपास के जो है उसे हम B से दर्शाते हैं। केंद्रीय परमाणु को A से, केंद्रीय परमाणु को A से, और केंद्रीय परमाणु के साथ जुड़े हुए हम B से दर्शाते हैं। तो आप देख सकते हो केंद्रीय परमाणु S के साथ कितने जुड़े हुए 2, तो B क्या लिखा 2। और अब एकल युग्म कितना है 1, तो एकल युग्मों को हम कैसे दर्शाते हैं E के आधार से दर्शाते। एकल युग्म 1 था इसलिए E के आधार से हमने दर्शाते। अब यहाँ पूछा आबंध युग्म की संख्या, तो आबंध कितने बने हैं 2, 1 और ये 2, और एकाकी कितने हैं 1, तो ये मैंने कितना लिखा 1। इलेक्ट्रॉन युग्म की व्यवस्था, तो केंद्रीय परमाणु को A से दर्शाते हैं, उसके पास जो ऑक्सीजन जुड़ा था उसे B से दर्शाते हैं, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने थे इस तरह से आ जाएगा। और आकृति इसकी क्या बनेगी मुड़ी, क्या बनेगी मुड़ी। अब आगे वैसे ही NH3 का देखते हैं। तो बच्चों NH3 के अंदर यहाँ पे क्या लिखेंगे हमें, नाइट्रोजन सेंटर में आएगा, उसके साथ 3 क्या जोड़ेंगे बच्चों, हाइड्रोजन जोड़ेंगे। नाइट्रोजन की बाह्यतम कक्षा में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, 5 में से कितने जुड़ गए 3, बचे कितने बच्चों 2। तो केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन उसको A से दर्शाया, उसके साथ जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन को B से दर्शाया, तो B कितने आएंगे 3, क्यों 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं इसलिए। और एकाकी युग्म कितना है 1, तो ये क्या आ जाएगा। यहाँ पे वैसे ही आबंध युग्म की संख्या कितनी होगी 3, एकाकी की कितनी आएगी तो 1। इसका आकार बनेगा तो इस तरह से केंद्रीय परमाणु A उसके साथ 3 जुड़े हुए, और यह इलेक्ट्रॉन, उसकी जो आकृति होगी वो आएगी त्रिकोणीय पिरामिडीय आकृति आ जाएगी इसकी। अब H2 की बात करेंगे तो बच्चों केंद्रीय परमाणु होगा ऑक्सीजन, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन की जो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 होते हैं, उसमें 2 जुड़ गए तो बचे कितने बच्चों 4, तो ये मैंने कितने दर्शा दिए 4। ऑक्सीजन केंद्रीय परमाणु को A से दर्शाएंगे, हाइड्रोजन 2 है इसलिए B2, और केंद्रीय परमाणु पर कितने का की इलेक्ट्रॉन युग्म है 2, तो क्या आएगा E। यानी कि ऐसा सोच लो जो केंद्रीय परमाणु उसे A से दर्शाते हैं, केंद्रीय परमाणु के आसपास जो जुड़े हुए तत्व उसे B से दर्शाते हैं, और केंद्रीय परमाणु के ऊपर जो एकाकी युग्म होता है उसे हम E से दर्शाते हैं। यहाँ पे भी वैसे ही आबंध की संख्या कितनी होगी 2, फिर एकाकी युग्म की संख्या भी कितनी होगी 2। ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको बना देना है A B B, और कितने इलेक्ट्रॉन दर्शाने हैं 2 एकाकी युग्म दर्शाना। इसका जो आकार आएगा वो भी क्या होगा मुड़ी हुई, इसकी जो आकृति बनेगी वो क्या होगी मुड़ी हुई, ठीक है। अब वैसे ही HCl4 की बात करते हैं ज़ेनॉन। बच्चों ज़ेनॉन जो होता है उसकी जो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, कितने होता है 8। कैसे पता चलेगा तो 18 समूह, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन। ज़ेनॉन की बाह्यतम कक्षा में 8 है, तो उस तरह से ये जोड़ दिए। कितने फ्लोरीन जोड़े मैंने बच्चों 4, कितने जोड़े 4, 8 थे 4 जोड़े, बचे कितने 4, तो उसका जो बनेगी वह क्या बनेगी AB4,
जेनम का ए बी कितने थे, जुड़े हुए कितने थे 4, और नहीं जुड़े हुए वह कितने थे 2। तो ए बी फॉर E2, जुड़े हुए 4, नहीं जुड़े हुए एकाकी युग्म 2। इसका भी वैसे ही बना देना है, ए बी कितने आएंगे 4 आ जाएंगे, और ए के ऊपर कितने एकाकी युग्म आएंगे 2 आएंगे। इसका जो आकार होगा वो होगा वर्ग पिरामिड, वर्ग पिरामिड। यह आकृति के आधार से जो है वह बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने अभी आगे कहा था, अगर BCl2 यानी कि इस तरह से वह क्या आएगा, रेखीय आएगा। क्या आएगा, रेखीय। अगर NH3 तो त्रिकोणीय समतल, जबकि यहाँ NH3 में क्या लिखा है, त्रिकोणीय पिरामिड। यहाँ तो कंफ्यूज होने वाले, यह आकृति की बात है और वह उसका आकार, आकृति और आकार अलग होता है, आकृति और उसका आकार अलग है। NH3 की अगर आकार के आधार से पूछा जाए तो त्रिकोणीय समतल, और आकृति पूछे तो त्रिकोणीय पिरामिड। वैसे NH3 के बाद मैंने CH4 का बताया था, वह क्या था, चतुष्फलक। क्या बताया था बच्चों, चतुष्फलक। फिर मैंने उसके बाद PCl5 बताया था, उसका क्या था, त्रिकोणीय त्रिकोण। यह सारी चीजें याद रखनी है। एक और है SF6, उसका जो आकार होगा वो आएगा अष्टफलक। क्या आएगा, अष्टफलक। यह इतनी चीजें आपको याद रखनी है। यह सारी चीजें 1 नंबर के क्वेश्चन के आधार से भी किसी भी तरह से आपको पूछी जा सकती है। यह जो VSEPR का टॉपिक कंप्लीट हो गया। VSEPR का जो टॉपिक जो किताब के अंदर है, यह कुछ मैंने पॉइंट छोड़ रखे, वो आपको क्लियर कर देने, इसके जैसा ही करना है। उसके बाद जो मैंने अभी आगे आपको बताया था CH4 के बारे में, NH3 के बारे में, NH3 का यहाँ है, H2 का ये मैंने बता दिया था। वैसी ही बात यहाँ पे भी आपको करनी है, यानी कि जो प्रतिकर्षण क्यों होता है वो बात लिखो, किस किस के बीच प्रतिकर्षण होता है वह बात लिखो। उसके आधार से यह पॉइंट भी अपना क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। यानी कि इस तरह से पूरा जो VSEPR का जो टॉपिक है वो अपना कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा बच्चों, यह जो पॉइंट है और यह जो पेज का जो पुस्तक है उसके आधार से 1 नंबर का सवाल बना के पूछ सकते हैं, और पूरा 3 नंबर का सवाल, ये पूरा VSEPR सिद्धांत जो अभी मैंने समझाया वो आपको पूछ सकते हैं। VSEPR सिद्धांत मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों, वो आपको कंप्लीट कर देना है। उसके आगे का जो पॉइंट है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर दर्शाएंगे। धन्यवाद।